हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पहली नौकरी। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, बीपीएससी में हमेशा से बंगाल विभाजन एक हॉट टॉपिक बना रहा है। बंगाल विभाजन एक अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिससे अगर सवाल ना पूछे तो बीपीएससी का पेपर बन ही नहीं सकता। तो आज इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना बंगाल विभाजन का कंप्लीट थ्योरी प्लस कुछ एमसीक्यूज करा दिए जाए ताकि आपका ये टॉपिक 5 नंबर पक्के हो जाए। तो इसमें संपूर्ण सिद्धांत साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी के जो पूछे गए हैं उसको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं बंगाल विभाजन को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने की। जानेंगे क्यों बंगाल विभाजन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बंगाल विभाजन का परिचय। एक्चुअली बंगाल विभाजन को हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें से एक नाम है बंग भंग आंदोलन या फिर बंग भंग। एक्चुअली यहाँ पर अगर आप बंग को देखेंगे तो बंग से मुराद हमारा बंगाल है और भंग से मुराद यहाँ पर विभाजन से है। जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि भंगूर, भंग हो जाना यानी विभाजन हो जाना। बंगाल के विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पहले बंगाल विभाजन या फिर बंग भंग ब्रिटिश भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और यह ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है ना, तो वो इसी आपके आंदोलन में देखने को मिलता है। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन में ही फूट डालो और राज करो की नीति का उन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। कैसे किया था आगे आपको समझ में आएगा। तो ये तो था पृष्ठभूमि परिचय कि बंगाल विभाजन जो था अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखते हैं विभाजन की घोषणा। ये जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, और ये सभी के सभी फैक्ट्स आपको याद रखने काफी जरूरी है। क्वेश्चंस कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। विभाजन की घोषणा, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो वाइसरॉय क्या होता है। जिस तरह से अभी के सिनेरियो में भारत का प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरह उस वक्त 1905 का जमाना था, ब्रिटिशर्स का क्या था, काल था। तो उस वक्त भारत का वाइसरॉय हुआ करता था और उस वक्त भारत के जो वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। इनका कार्यकाल की अगर बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा और इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के जो निर्णय की घोषणा, यानी उस वक्त कहा गया था कि इस तारीख को बंगाल विभाजन हो जाएगा। तो ये जो घोषणा जो की गई थी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो इसका जो घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और लेकिन विभाजन के अगर लागू करने की बात की जाए तो विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है कि घोषणा कब हुई थी 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन, जिस दिन विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन जिस दिन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बीपीएससी के टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा दिन मनाया गया था, तो शोक दिवस मनाया गया था। और काफी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। उन्होंने इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध में एक सेंटेंस कहा था कि ये जो है इनकी अंग्रेजों की एक निर्मम भूल है। तो ये हमें याद रखना है कि किसने कहा था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल विभाजन एक निर्मम भूल है।
तो ये है लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। इन्हीं की वजह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, जो कि बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटकर रख दिया। अब देखते हैं आगे, चलिए अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया था। अब ऐसे तो कोई अचानक बंगाल का कोई बंटवारा, कोई राज्य का बंटवारा नहीं कर सकते। कुछ तो आपको तर्क देना होगा, कोई तो कारण देना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप विभाजन कर सकते हैं। तो अंग्रेजों के क्या तर्क थे और वास्तविक क्या कारण था। अगर अंग्रेजों के तर्क की बात करें तो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, यानी आधिकारिक कारण के कारण। उनका तर्क था कि अंग्रेजों का आधिकारिक तर्क था कि बंगाल, जिसमें बिहार, ओडिशा दोनों शामिल था, 7.8 करोड़ की आबादी वाला एक बहुत बड़ा प्रांत था। अभी जो आपको बंगाल दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, वो इतना छोटा बंगाल नहीं था। बंगाल अपने आप में काफी बड़ा प्रांत हुआ करता था। इसमें बिहार, ओडिशा, साथ ही साथ बांग्लादेश भी शामिल था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा हुआ करता था। तो इन्होंने एक तर्क जो दिया था कि बंगाल काफी बड़ा है और इसकी आबादी भी 7.8 करोड़ थी उस वक्त के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा प्रांत है। उनका कहना था कि इतने बड़े प्रांत पर एक केंद्र से शासन करना काफी क्या हो जा रहा था, मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए प्रशासनिक सुविधाओं के लिए इसे बांटना जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण इसको बांटना जरूरी था। यह था अंग्रेजों का तर्क, लेकिन वास्तविक कारण इसके बिल्कुल ही उल्टा थे। तो वास्तविक कारण क्या था? असली उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक था। एक्चुअली बंगाल अपने आप में क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं बंगाल से ही शुरू हुए हैं। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र था। अंग्रेज इसे एकता को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि बंगाल से ही जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हैं, ज्यादातर क्रांतिकारी बंगाल से आपको देखने को मिल रहे थे उस वक्त। तो वो इस एकता को तोड़ना चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कैसे इस एकता को तोड़ा जाए। तो इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय को धार्मिक आधार पर बांटकर राष्ट्रवाद को कमजोर कर दिया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इन्होंने जब बंटवारा भी किया है ना, तो हिंदू बहुलक एरिया और एक तरफ मुस्लिम बहुलक एरिया, इस तरह से उन्होंने बंटवारा किया है, ताकि क्या हो, एक जगह हिंदू बहुलक हो जाए और एक जगह मुस्लिम बहुलक हो जाए, जिससे क्या होगा, उन दोनों में अपने आप में फूट डल जाएगी और राष्ट्रवाद क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये था असली कारण। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया था। लेकिन हमें याद क्या रखना है, सिर्फ कि अंग्रेजों ने क्या तर्क दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया था। तो एग्जाम में इतना ही पूछने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो विभाजन की रूपरेखा, यानी विभाजन किस तरह से किया गया था। एक्चुअली अगर आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पूरी बंगाल की पृष्ठभूमि है। बंगाल कुछ इतना बड़ा दिखता था 1905 में, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, बिहार, ओडिशा, बंगाल, असम तक भी शामिल है। यानी बंगाल अपने आप में काफी बड़ा प्रांत हुआ करता था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्वी बंगाल और असम। पूर्वी बंगाल कौन सा होगा, इधर वाला बंगाल होगा। यह एक मुस्लिम बहुलक प्रांत बनाया गया था। पूर्वी बंगाल अपने आप में मुस्लिम बहुलक प्रांत था और इसमें राजशाही, चटगांव और ढाका डिवीजन के साथ असम को मिलाया गया। और पूर्वी बंगाल की जो राजधानी रखी गई थी वो रखी गई थी ढाका। काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या रखी गई थी, ढाका रखी गई थी। और इसमें जो शामिल थे, असम शामिल था, साथ ही साथ बांग्लादेश शामिल था, और ये एक मुस्लिम बहुलक देश था। अब बात करते हैं पश्चिमी बंगाल। जो बच गया वो पश्चिम बंगाल कहलाया और ये एक हिंदू बहुल प्रांत बना। इसमें शेष बंगाल के साथ बिहार, असम और ओडिशा शामिल था और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, कोलकाता बनाई गई थी। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता बनाई गई थी और पश्चिम बंगाल अभी का जो बंगाल है उतना नहीं था। इसमें पूरा बिहार शामिल था और पूरा ओडिशा शामिल था। यानी काफी बड़ा हुआ करता था पश्चिम बंगाल भी अपने आप में। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो जितने भी कोई भी एक्शन होता है तो उसके अपोजिट एक इक्वल रिएक्शन जरूर होता है। ये आपका क्या है,
न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है। तो जैसे ही बंगाल विभाजन किया गया तो इसके प्रतिक्रिया में भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। और ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, चलिए बताते हैं। अब डेट रिकॉग्नाइज कीजिए, रिमेंबर कीजिए डेटों को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में, ये दोनों वर्ड आप काफ़ी याद रखने की ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्तावित किया गया। तो पूछ सकता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? तो कोलकाता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। और इस बैठक की जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस क्या नाम है, इस हॉल में इसकी अध्यक्षता, इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 आपको याद रखना है। डेट को आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है। 20 जुलाई 1905 घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में एक विशाल बैठक हुई जहां पर स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार को स्वीकार किया गया। साथ ही साथ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हो जाता है। इसके बाद हमारा शुरू होता है आंदोलन के मुख्य स्तंभ। अब आंदोलन जो शुरू हुआ, आंदोलन में 3 चीजें अपनाई गई कि हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार किसका करेंगे? विदेशी वस्तुओं का, जिसमें ब्रिटिशर्स जो वस्तुएं बनवा रहे थे उनका बहिष्कार करेंगे, उनके कपड़ों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही साथ लिवरपूल, और लिवरपूल से मुराद हमारा क्या है, जिसमें शराब वगैरह सभी चीज़ों का क्या करना है, बहिष्कार करना है। बहिष्कार करेंगे तो फिर क्या करना होगा, हमें अपनी चीज़ों को बनवाना होगा, अपने कपड़े बनवाने होंगे। तो हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, जैसे बंगाल केमिकल्स उसी वक्त बनाया गया था 1905 में। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना की गई 1905 में। क्यों स्थापना की गई थी, इसी को देखते हुए कि स्वदेशी अपनाना है हमें और विदेशी का बायकॉट करना है, बहिष्कार करना है। अभी भी हम लोग कभी कभी आंदोलन करते हैं तो हम बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तुओं का। तो यही अपनाया गया था 1905 में। साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता इसमें देखने को मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाने का भी आह्वान किया था कि हिंदू भाई मुस्लिम भाई को क्या करेंगे, राखी पहनाएंगे। इससे क्या होगा, जो अंग्रेजों की जो मंशा थी फूट डालो राज करो नीति की, उसको हम सक्सेस नहीं होने देंगे। आप भले ही कितना ही फूट डाल लो, कितना ही बंटवारा कर लो, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं तोड़ने देंगे। तो इसी एकता को बनाए रखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन बनाने का आह्वान किया। और उन्होंने एक कविता भी लिखी, एक गीत भी लिखा, आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा। और आमार सोनार बांग्ला की मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, आमार सोनार बांग्ला। इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको चाहिए कि इनके PDF अगर आपको लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपको इनका PDF कंप्लीट नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रमुख नेतृत्व, यानी कौन नेता थे जो इनका नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे। क्योंकि अगर कोई भी आंदोलन अगर हमें सक्सेस करना है तो हमारे पास लीडर्स अच्छे होने चाहिए। अगर लीडर मजबूत नहीं है तो आंदोलन वही का वही धरा का धरा रह जाएगा। तो देखते हैं नेतृत्व कौन कर रहे थे, लीडरशिप किसके हाथ में थी। आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जैसा कि मैंने आपको इसका जिक्र पहले भी किया कि 7 अगस्त 1905 में जो कोलकाता टाउन हॉल में जो बैठक हो रही थी उसमें अध्यक्ष जो बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही कर रहे थे। इसके साथ आनंद मोहन बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे
नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। तो 3 नाम याद रखने हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रविंद्रनाथ टैगोर। बहिष्कार काफी इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार का सुझाव कहां से हमें मिला कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए? एक पत्रिका है जिनके संपादक हैं कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में उन्होंने बहिष्कार का सुझाव दिया कि हमें अंग्रेजी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो याद रखना है, बहिष्कार वर्ड हमें जो मिला था वो मिला था संजीवनी पत्रिका से, और इस पत्रिका के जो संपादक है कृष्ण कुमार मित्रा हैं। यह आंदोलन जल्द ही बंगाल के बाहर पुणे, साथ ही साथ मुंबई और मद्रास तक भी फैल गया। यानी धीरे धीरे यह आंदोलन और अपना उग्र रूप लेता गया और बंगाल के बाहर पुणे, बम्बई, मद्रास तक फैल गया। क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं थे कि आप देखकर कहीं भी आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन को उग्र होने में थोड़ा वक्त लगता था। ये थे प्रमुख नेतृत्वकर्ता, लीडर्स, और जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का लीडरशिप किया। यहां तक तो हो गया बंगाल विभाजन, लेकिन बंगाल विभाजन को फिर रद्द भी किया गया। बंगाल विभाजन को जो रद्द किया गया, कब किया गया, यह भी काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 1911 की बात है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। भारत में इससे पहले 2 और दिल्ली दरबार लग चुके हैं। एक 1877 में, उसके बाद 1904 में, और तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में इसलिए लगता था, जब भी ब्रिटेन में राजा चेंज होता था तो उसकी खुशी मनाने के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता था, और जो किंग हुआ करते थे ब्रिटेन के, वो भारत में घूमने के लिए आते थे। तो ये भारत में 1911 में फिर दिल्ली दरबार लगाया गया। मैरी क्वीन और साथ ही साथ किंग जॉर्ज पंचम, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, किंग जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी 12 दिसंबर 1911 को। इस समय जो वायसरॉय हुआ करते थे, वायसरॉय के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि वायसरॉय जैसे कि प्रधानमंत्री भारत का, तो अभी जैसे प्रधानमंत्री है। बंगाल विभाजन के वक्त तो वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, लेकिन जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ उस वक्त भारत के जो वायसरॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं या सर्कल कर रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको उन पर नजर बिल्कुल रखनी है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बंगाल विभाजन के रद्द होते वक्त उस समय भारत के वायसरॉय हुआ करते थे। और इसमें एक और घोषणा की गई, क्योंकि इससे पहले 1905 में 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, और इसकी भी घोषणा कर दी गई कि अब जो भारत का जो राजधानी होगा कोलकाता नहीं होगा बल्कि दिल्ली होने वाला है। और बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। यहीं पे घोषणा की गई कि अब बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाएगा, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। और ये घोषणा होती है 22 मार्च 1912 को। इसीलिए तो हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की जाती है। चलिए, यहां तक तो हो गया बंगाल विभाजन का। हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी पढ़ लिया है। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ था। अब देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुआ है? इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको इसका सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं जिसका सवाल का जवाब सही रहेगा उसको मैं हार्ट दूंगा।
उसके बाद दूसरा सवाल है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से पीछे जाकर वीडियो को देख लें। मैंने सारे के सारे सवालों के जवाब कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तीसरा है, आमार सोनार बंगला गीत जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना, की रचना किसने की? बहुत आसान है, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो अभी जस्ट हम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा है ना, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ, वर्ष बताना है। उसके बाद है, 16 अक्टूबर 1905 को किस दिन विभाजन लागू हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर कौन सा दिवस मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर ने एक दिवस मनाने का आह्वान किया था जिसमें सभी लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो कौन सा दिवस था वो आपको बताना है। छठा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द करते समय भारत का वायसरॉय कौन था? मैंने उसमें आपको हाईलाइट करके भी बताया, तो उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वायसरॉय कौन था बंगाल विभाजन को रद्द करते समय? साथ ही साथ आप यह भी बता सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय कौन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां तक थे 6 क्वेश्चन, इतना ही था। तो हमारा बंगाल विभाजन कंप्लीट टॉपिक विथ हम लोगों ने एमसीक्यूज भी कवर कर लिया है। इसका जो सोर्स है मैंने यहाँ पर दे रखा है कि कहाँ कहाँ से मैंने इमेजेस उठाई हैं। थैंक यू कि उन्होंने ये इमेजेस हमें यूज करने के लिए दिया, तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसका रेफरेंस भी दे दिया। आगे आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक्स लेके आएंगे। साथ ही साथ जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं वीडियोज लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, एईडीओ का एग्जाम काफ़ी करीब है, तो पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।